गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अपना जो यूनिट चल रहा है दैट इज अवर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये सब डेफिनेशन अपना ने देख लिया था। फिर देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, के कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था। तो अगर एक शुगर यूनिट प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज मोनोसैकेराइड, देन अगर 2 हो देन डाइसैकेराइड, 3 हो तो ट्राइसैकेराइड्स। 2 से 8 के बीच में अगर शुगर यूनिट प्रेजेंट हो कार्बन, 2 से 10 के बीच में अगर कार्बोहाइड्रेट में शुगर यूनिट प्रेजेंट हो देन उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। एंड अगर कार्बोहाइड्रेट में 10 से ज्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, देन डायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, वो सब। अगर 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोस एंड ऑल दैट। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, के कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज आल्डोस, एंड अगर कीटोन प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज कीटोस। तो ये सब जो था वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से ही पता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में देखा था। ओके, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर प्रूव किया था। उसके बाद हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब करके हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके अंदर कितने OH ग्रुप है, वो स्ट्रेट चेन है कि नहीं, वो सब भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। उसके बाद आया था 2 सिंथेसिस। फर्स्ट वाज किलियानी सिंथेसिस एंड सेकंड वाज रफ डिग्रेडेशन। नेम से ही पता है कि किलियानी सिंथेसिस में क्या होता है, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम है तो किलियानी सिंथेसिस होने के बाद उसमें 4 कार्बन एटम हो जाएंगे। ओके, तो एक कार्बन एटम आप ऐड कर रहे हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब मैंने सिंथेसिस डिटेल में पढ़ा लिया था। रफ डिग्रेडेशन में क्या हो रहा था? रफ डिग्रेडेशन में एक कार्बन एटम कम होता है। सपोज आपके कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन एटम है तो रफ डिग्रेडेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट 3 कार्बन एटम वाला मिलेगा। सो एज द नेम सजेस्ट, किलियानी सिंथेसिस मींस सिंथेसिस, एक कार्बन एटम ऐड हो रहा है। रफ डिग्रेडेशन मींस कम हो रहा है, एक कार्बन एटम कम हो रहा है। ये सब डिटेल में हमने 3-4 रिएक्शन भी देखा था विद द हेल्प ऑफ PPTs। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूटारोटेशन। So what do you mean by म्यूटारोटेशन? म्यूटारोटेशन के बारे में बात करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि म्यूटारोटेशन कब होता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज इट एक्सिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी glucose. Okay, so one is alpha D glucose and second is beta D glucose. Now अपने दोनों का स्ट्रक्चर बना देते हैं. So first of all, let us draw a straight chain. Okay, this is the skeleton structure of glucose. अब अपने को पता है कि फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में वो लिंकेज बनाता है। ओके, नाउ बाकी सब आपको पता है कि लेबलिंग कर देना है, HOH HOH OH H। ओके, सो
So this is the structure of D glucose. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज? उसके लिए एक ट्रिक है, OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है अगर रिंग के अंदर है, see this is one of your ring, ये रिंग है आपका, अगर ये जो OH ग्रुप है वो रिंग के अंदर है then it is known as अल्फा डी ग्लूकोज। फिर से एक और बात, पहले मुझे स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, वन स्ट्रेट लाइन एंड फोर स्लैंटिंग लाइंस। उसके बाद मुझे फर्स्ट कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम पे लिंकेज पता देना है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये विद द हेल्प ऑफ O, ऑक्सीजन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में घूम रहा है। नाउ HOH थर्ड कार्बन एटम पे OH का पोजीशन चेंज हो रहा है एंड अगेन दिस, ये मैंने लेबल कर लिया। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज। देन मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये जो रिंग है इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट मींस इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ बीटा डी ग्लूकोज मींस उसका स्ट्रक्चर एक और बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एंड आई हैव टू ड्रॉ फोर लाइंस, 1 2 3 4 5 and 6। अब अगेन लिंकेज बना दिया C1 एंड C5 के बीच में, लास्ट में CH2OH रख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे OH ग्रुप रिंग के अंदर है इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज है। अब मैं OH ग्रुप को रिंग के बाहर रखूंगा, NH को रिंग के अंदर रखूंगा एंड बाकी सब कुछ सेम होगा। बाकी सब कुछ सेम है, ओनली द पोजीशन ऑफ H एंड OH आर इंटरचेंज। ओके, तो अगर OH ग्रुप रिंग के अंदर हो देन इट बिकम्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड अगर OH रिंग के बाहर है देन इट इज योर बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो अगर ये स्ट्रक्चर पता चल गया हो, इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज में से बीटा डी ग्लूकोज बन सकता है एंड बीटा डी ग्लूकोज में से अल्फा डी ग्लूकोज बन सकता है। दैट मींस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कांसेप्ट आपको समझना है, अगर ये समझ में आ गया हो देन आगे का इतना प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप रिंग के अंदर है एंड बीटा डी ग्लूकोज में रिंग के बाहर है। एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज में से बीटा डी ग्लूकोज बन सकता है एंड बीटा डी ग्लूकोज में से अल्फा डी ग्लूकोज बन सकता है। दैट मींस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर ये आपको पता है कॉन्सेप्ट तो म्यूटा रोटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। पहले लिख लो, okay, so I think everybody is clear with the difference between alpha D glucose and beta D glucose. Now अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि what is the difference between alpha D glucose and beta D glucose, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप रिंग के अंदर है एंड बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप जो सेकंड कार्बन एटम का OH ग्रुप है वो रिंग के बाहर है। ओके, इट्स डन। बट प्रैक्टिकली आपको मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का एक सैंपल दिया है एंड बीटा डी ग्लूकोज का सैंपल दिया है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक अल्फा डी है एंड दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है? पाउडर जो ग्लूकोज का पाउडर है उसमें आपको स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगा। ओके, तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो थियोरेटिकल डिफरेंशिएशन है। प्रैक्टिकल अगर कोई आए तब आपको क्या करना है, लेट अस सी दैट। सपोज एक कंटेनर है, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज है
लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज। ओके ना, मुझे पता लगाना है कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज। अब इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। What will I do? I will blast the plane polarized light PPL. Now what is plane polarized light? Plane polarized light is unidirectional. That means it travels in only a single direction. उसका सिर्फ एक ही single direction होता है। Now plane polarized light कैसे बनाते हैं? You all know कि अपना जो normal light है वो सभी direction में spread होता है। This is our normal light, जो बल्ब में से आता है, लाइट सोर्स में से आएगा, वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। बट आई वांट ओनली दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला लाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिज्म में से पास करूंगा। प्रिज्म या ग्रेटिंग, आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, प्रिज्म रखूंगा ये बीच, इसके बीच में, या ग्रेटिंग रखूंगा। तो व्हाट विल हैपन, प्रिज्म हो या ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग के बीच में एक स्मॉल स्लिट होता है। तो ये स्लिट में से ये जो एक लाइट है, सी दिस वन, इट विल ओनली पास। ओके, सो ये जो है वही पास होगा, बाकी जो है वो यहाँ पे अटक जाएगा। तो मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं सैंपल में से पास करूंगा। जैसे मैं सैंपल में से पास करूंगा, उसके बाद यहां से एब्जॉर्प्शन होगा या व्हाटएवर। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ऐसा है, इसका एंगल 90 डिग्री है, यू कैन से दैट उसको ये रोटेट कर देता है। एंड ये जो रोटेशन है इसका एंगल है 112 डिग्री। क्लियर? सो मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज का सैंपल आया है। ओके, एंड मैंने इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया। जैसे ही मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। कितने डिग्री से चेंज हुआ? 112 डिग्री। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे बीकर के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज है। सिमिलरली अगर मेरे कंटेनर के अंदर बीटा डी ग्लूकोज है, ओके, आई हैव बीटा डी ग्लूकोज एंड मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास किया। जब मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीटा डी ग्लूकोज में से पास किया, देन आई ऑब्जर्व दैट ये जो रोटेशन हुआ है दैट इज 18 डिग्री। ओके, तो इससे मुझे पता चल गया कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या है एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है। व्हाई? बिकॉज अल्फा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री से रोटेट करता है एंड बीटा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18 डिग्री सेल्सियस से रोटेट करता है। इतना ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? ग्लूकोज के दो फॉर्म्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। उसमें OH ग्रुप कहां पे होना चाहिए वो सब आपको पता है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री रोटेट करता है एंड बीटा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18 डिग्री से रोटेट करता है। ओके, नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अल्फा डी ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बीटा डी ग्लूकोज, है ना, मैंने बोला था। तो अगर मुझे कंटेनर में अल्फा डी ग्लूकोज ही दिया हो, थोड़े टाइम के बाद इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बीटा डी ग्लूकोज। फिर से एक और बार इसको आप भूल जाओ। सी, मेरे पास सैंपल है अल्फा डी ग्लूकोज का और मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया एंड मुझे मिला 112 डिग्री। क्लियर? नाउ मैंने ये भी बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बना सकता है।
alpha D glucose is reversible reaction and form beta D glucose। ये जो मैंने बताया था 112 डिग्री या 18 डिग्री वो आपने समझ लिया। उसके बाद आपका मोटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके, सो मैंने ये भी बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बीटा डी ग्लूकोज। तो सपोज मेरे पास पहले 100% अल्फा डी ग्लूकोज था। फर्स्ट आई वाज हैविंग 100% अल्फा डी ग्लूकोज, उसमें से 10% बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस अब अल्फा डी कितना बचा 90% एंड बीटा डी कितना बचा 10%। ओके, तो पहले क्या था 100% अल्फा डी ग्लूकोज एंड अब क्या है 90% अल्फा डी ग्लूकोज है एंड 10% बीटा डी ग्लूकोज है इन द सेम कंटेनर। ओके, नाउ यू ऑल नो कि अल्फा डी ग्लूकोज इज रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइन बाय 112 डिग्री। नाउ बीटा डी ग्लूकोज भी यही कंटेनर में प्रेजेंट है। ओके, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइन को क्या करेगा 18 डिग्री से घुमाएगा। व्हाट विल हैपन, ये जो 112 डिग्री है वो अब कम होता जाएगा ग्रेजुअली। व्हाई, बिकॉज भले अल्फा डी ग्लूकोज का 112 डिग्री है, दैट इज ऑफ 100% अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या हुआ है, अब इसमें 90% अल्फा डी है एंड 10% बीटा डी है। ओके, तो उसका 112 डिग्री का डिक्रीज होने लगेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना डिग्री हुआ है। यू नो कि 90% अल्फा डी है एंड 10% बीटा डी है। तो 90% अल्फा डी है, तो 90% ऑफ अल्फा डी इज 112 डिग्री एंड 10% ऑफ 18 डिग्री जो बीटा डी है डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी इसका रोटेशन कितना होने वाला है। वो इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यू हैव टेकन 90% ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज 10% ऑफ बीटा डी ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 100। 100 से लिखा बिकॉज़ इट इज इन परसेंटेज। अब ये हो गया, मुझे रोटेशन मिल गया। अब थोड़ी देर के बाद और क्या हो रहा है, अगेन अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बना रहा है, इजंट इट। तो अब क्या है, कंटेनर के अंदर 80% अल्फा डी ग्लूकोज है एंड 20% बीटा डी ग्लूकोज है। तो और क्या होगा, और ये डिग्री कम होगा एंड ये डिग्री कब तक कम होगा, जब तक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज में से बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज ओके, क्योंकि 100% जब होता है तब अल्फा डी में से बीटा डी बनेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मैंने ये भी बोला था कि बीटा डी में से अल्फा डी भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बना रहा है, उतना ही बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा। सो दिस न्यूटन रोटेशन, ये जो प्रोसीजर है, ये जो डिक्रीज होने का प्रोसीजर है, वो कब तक होगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। एंड जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर देगा, देन लास्ट में यू विल गेट द रोटेशन ऑफ 57 डिग्री। ओके, नाउ अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन है 112 डिग्री, बीटा डी का रोटेशन है 80 डिग्री। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है कंटेनर में इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, then it is known as न्यूटन रोटेशन एंड उसका डिग्री होगा 57 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज न्यूटन रोटेशन? The specific rotation of pure alpha D glucose and beta D glucose changes with time.
until they attain an equilibrium. This phenomena is mutarotation. So mutarotation का डेफिनेशन क्या है? The specific rotation of pure alpha D glucose and beta D glucose changes with time until they attain an equilibrium. This phenomena is known as mutarotation. पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ. ओके, सो आई थिंक सबको म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा. म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट है इतना, लेकिन आप इसको रीड करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज, व्हाट इज बीटा डी ग्लूकोज, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड व्हाट इज बीटा डी ग्लूकोज. इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज में से बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा एंड बीटा डी ग्लूकोज में से अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन. ये पता होना चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट करता है एंड बीटा डी ग्लूकोज कितना रोटेट करता है. ओके, अगर आपको वो सब पता है एंड आपको ये भी पता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा एंड उसका डिग्री होगा 57 डिग्री, इतना भी पता है, तो उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो कि प्योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट है. बट अपने को ये भी पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टिबल, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनाएगा. ओके, तो 112 डिग्री जो है वो घटता जाएगा. कब तक घटेगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं होगा. एंड इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होने के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 57 डिग्री पे रोटेट करेगा एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. Okay, now let us move towards a new topic. ग्लूकोज के बारे में आपने देख लिया. Now let us move towards fructose. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C6H12NO6, C6H12O6. नाउ फ्रुक्टोज का क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C6H12O6. इतना तो सबको पता है. आई थिंक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपको बाय हार्ट हो गया होगा. नाउ वी आर सीइंग अबाउट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में आपको पता है कि कार्बन 6 है. तो पहले मैं 6 कार्बन एटम लिख देता हूं. I have written the 6 carbon atoms. Now ये 6 कार्बन एटम मैंने लिख दिया. मुझे पता है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. ओके, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में पहले लिख देता हूं C+O. एक चीज आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज में फर्स्ट में भी CH2OH है, लास्ट में भी CH2OH है. ओके, थर्ड कार्बन एटम पे OH होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे H होगा, राइट हैंड साइड पे देन HOH. ओके, so this is the straight chain structure of fructose. फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया. अब इसमें से मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है. साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? विद द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटर एंड हेमी कीटर. उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं.
लिंकेज इज बिटवीन C2 एंड C5। तो क्या होगा, OH में से ऑक्सीजन जो है वो ये कार्बन को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर देगा। लेट अस सी, ये जो कार्बन है ये मैं कीटोनिक कार्बन की बात कर रहा हूं, ये जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा एंड यहां से एक हाइड्रोजन वो यहां पे ले लेगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन इसने यहां पे खींच लिया। अब ये कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH2OH, CH2OH, COH, H यहां से आ गया। अब नीचे क्या बचा, CHOH, CHOH, CH and CH2OH। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा। है सिंपल, लेकिन आपको एक बार बुक में लिखना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। फिर से एक और बार, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, तो स्ट्रेट चेन कार्बन चेन मुझे बनाना है तो मैं पहले 6 कार्बन एटम को यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मुझे ये ध्यान रखना है कि कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन एटम पे लिख देना है। कंप्लीटेड। फर्स्ट कार्बन एटम एंड लास्ट कार्बन एटम में क्या रखना है, CH2OH। फिर आपको पता है कि थर्ड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है, H ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, देन अगेन CHOH। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है तो फ्रक्टोज में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्लूकोज में मैंने क्या बताया था, सेकंड कार्बन एटम एंड फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में, ग्लूकोज में क्या होता है फर्स्ट कार्बन एटम के बीच में, बिकॉज़ कार्बोनिल CHO जो है वो फर्स्ट कार्बन में है, लेकिन यहाँ पे कीटोन जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे है, तो यहाँ पे वो सेकंड कार्बन एटम के साथ जाएगा तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन खींच लेगा एंड ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में ऐसे घूमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने CH2OH लिख दिया, जो फर्स्ट CH2OH है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, देन कम्स माय कार्बन, देन OH। CH2OH कार्बन ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेगा एंड इट विल फॉर्म द OH, then again COH, then CHOH, HCO and CH2OH. Now this is my fructose। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो बना है प्रोडक्ट वो अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा, दिस इज द अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म। सो जिसने स्टार्टिंग से ध्यान दिया होगा वो एकदम आसानी से बता सकते हैं कि ये अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म। मैंने क्या बोला था, अल्फा फॉर्म में रिंग के अंदर OH ग्रुप होगा एंड बीटा फॉर्म में रिंग के बाहर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि OH ग्रुप जो है वो रिंग के बाहर है, तो ये जो फ्रक्टोज बना है दिस इज द बीटा फॉर्म, दिस इज द बीटा फॉर्म ऑफ द फ्रक्टोज। अब मुझे क्या बनाना है, अल्फा फ्रक्टोज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्बन बाकी सब कुछ सेम होगा, जस्ट फर्स्ट कार्बन एटम में आपको चेंज करना है। ओके, सो आप बीटा फॉर्म में ये है, अल्फा फॉर्म में क्या होगा, OH ग्रुप रिंग के अंदर होगा एंड CH2OH जो है वो रिंग के बाहर होगा एंड दिस इज माय अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि अल्फा एंड बीटा में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। स्टार्टिंग में मैंने देख लिया था, अब यहाँ पे भी देख लिया है कि व्हाट इज अल्फा फॉर्म है, व्हाट इज बीटा फॉर्म। राइट डाउन दिस।
ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का इंट्रोडक्शन देख लिया, स्ट्रेट चेन देख लिया एंड रिंग फॉर्म भी देख लिया, अल्फा फॉर्म भी देख लिया, बीटा फॉर्म भी देख लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर अपने क्या करने वाले हैं, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन था वैसे ही फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आएगा, एंड जैसे ग्लूकोज के रिएक्शंस थे वैसे ही फ्रक्टोज में रिएक्शन आएंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन डिटेल अबाउट द structure elucidation of fructose. Till then you have to practice करना स्टार्ट कर देना। ऐसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इजी है, लेकिन जब लिखना स्टार्ट करोगे then you will understand the depth of the subject. So you have to practice this, and जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट चेन में से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट